अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट से। आज 5 मिनट्स विद इमरान मलिक में हम आपके साथ इंटरनेशनल मौजू पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हमारे इंटरनेशनल आजकल बहुत ही अहम ख़बरें चल रही हैं, लेकिन हमारे जो लोकल चैनल्स हैं वो हमारी इलाकाई और लोकल ख़बरों में इतने मसरूफ़ हैं कि हम पाकिस्तानियों को इंटरनेशनली दुनिया भर में क्या हो रहा है उसके मतलब कोई ख़बर नहीं मिल रही। अगर कोई मिल भी रही है तो वो टिकर आ जाता है या एक बिल्कुल मुख्तसर सी ख़बर आ जाती है। कहीं हमें डिटेल में तज्ज़ियात नहीं मिल रहे, कहीं हमें डिटेल में ख़बरें नहीं मिल रही। तो नाज़रीन, आज हम आपको बताते चलें कि 3 मेजर ख़बरें इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही हैं। पहली जो ख़बर जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिला के रख दिया है वो है इसराइल का पीस डील विद यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ और दूसरा बहरीन के साथ। उसके बाद नाज़रीन अभी तक मुस्लिम उम्मा में खामोशी छाई हुई है कि ये जो इसराइल के साथ पीस डील हुई है इसको बाकायदा तौर पे अप्रूव किया गया है यूएसए में ट्रंप की मौजूदगी में। तो उसके बाद से अभी तक किसी भी इस्लामिक कंट्री की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। और दूसरी जो नाज़रीन मेजर खबर चल रही है वो अमेरिकन इलेक्शंस हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो बातचीत होनी चाहिए वो अमेरिकी इलेक्शंस हैं, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो कोविड से पहले ऐसे लग रहा था वो फिर लैंडस्लाइड विक्ट्री ले लेंगे और दोबारा अमेरिकी सदर मंतखब हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन कोविड की वजह से उन्होंने जिस तरह से हैंडलिंग की और जिस तरह अभी तक अमेरिका में कोरोना के पेशेंट्स का जो मसाइल चल रहे हैं उसकी वजह से नाज़रीन उनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब हुई है और वो नीचे आए हैं। नाज़रीन ये दूसरा मेजर इशू है, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस डायरेक्ट इन्वॉल्व होना है, पाकिस्तान ने भी इंडिया ने भी, और जो हमारे ख़ित्ता में जो पॉलिटिक्स हो रही है उसका बहुत ज़्यादा लिंक है। अगर डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो टोटली एक 180 के एंगल पे डिफरेंस हो जाएगा। अगर ट्रंप ही दोबारा प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाते हैं तो वो भी एक गेम चेंजर होगा कि जो उनकी साबका जो उनकी पॉलिसीज़ थी उनको कैरी करना है। और जो नाज़रीन तीसरी अहम बात है वो है बेलारूस, आपने मुल्क का नाम सुना होगा। वहाँ पे नाज़रीन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पूरी जो कौम है वो बाहर सड़कों में निकल है, स्पेशली नाज़रीन ख़वातीन, उनकी जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने प्रोटेस्ट को लीड किया और वहाँ पे जो आमर हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहा है और ये है कि उनको रिज़ाइन तक कहा जा रहा है। नाज़रीन वहाँ पे सदारती इलेक्शन हुए थे बेलारूस में, और सदारती इलेक्शन में उनके जो साबका आमर हैं वो दोबारा जीत गए थे। वो कई दहाइयों से सदर हैं। उनके ख़िलाफ़ नाज़रीन एक वेव चली और वो वेव जो है पूरे मुल्क में फैली हुई है। नाज़रीन ये 3 अहम ख़बरें हैं जिस पे हमारे मुल्क में शायद बात नहीं हो रही। नाज़रीन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले मौजू पे, वो है यूएस इलेक्शंस, अमेरिका के इलेक्शंस, और हम पाकिस्तानी अमेरिका के इलेक्शन के बारे में क्या जानते हैं। आपको नाज़रीन हम थोड़ा सा मुख्तसरन बताते चलें कि जो ट्रंप मुंतखब हुए थे वो रिपब्लिकन्स की तरफ से 2016 में सदर मुंतखब हुए थे। अमेरिका में 4 साल के लिए सदर मुंतखब होता है। ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दी थी जो कि डेमोक्रेट थी 2016 में, और 4 साल के लिए सदर मुंतखब हुए। अब 2020 में 3 नवंबर को पहला इलेक्शन होना है जिसमें नाज़रीन वो इनका इलेक्टोरल वोट होता है वो काउंट होता है। उसके बाद सेकंड जो है वो दिसंबर 14 को है जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इंतखाब होना है। नाज़रीन अभी तक जो उम्मीदवार सामने आए हैं उसमें ट्रंप जो हैं वो सदारत के लिए हैं रिपब्लिकन्स की तरफ से, और ये फ्लोरिडा से कांग्रेस के मेंबर हैं, और दूसरे जो हैं डेमोक्रेट्स की तरफ से वो जो बाइडन हैं जो कि डेलवेयर से हैं। नहीं, दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि जो बाइडन ने पिछले कुछ अर्सा में काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है। दो उनके खिलाफ भी काफ़ी इश्यूज़ आए, मसले मसाइल आए, लेकिन वो अब डेमोक्रेट्स को लीड कर रहे हैं। उनके लिए जो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं वो नाज़रीन कमाला हैरिस हैं। कमाला हैरिस जो हैं उनका ओरिजिन कंट्री जो है वो इंडिया है, उनके फोर फादर्स इंडिया में थे। तो जो साउथ एशियन वोट है अमेरिका में उसमें इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज़ भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, तो वो डेफिनेटली एक उनके लिए अच्छा साइन है कि वो वोट लेंगी जो कि डेमोक्रेट्स को हेल्प आउट करेगा, बाइडन को भी हेल्प आउट करेगा। नाज़रीन अमेरिका में इलेक्शन 3 नवंबर और 14 दिसंबर क्या क्या होना है, और दूसरे कुछ क्वेश्चंस के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से एक बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं जनाब ज़ुबैर आलम साहब। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? ज़ुबैर साहब, मैं आपसे क्वेश्चंस आपके सामने रख देता हूं। 2 क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। ये आज अमेरिकन इलेक्शन पे पहला शो है हमारा। हम इंशाल्लाह हर हफ्ते एक शो किया करेंगे, जो भी नई डेवलपमेंट्स हुआ करेंगी उसका हम आपसे फीडबैक लिया करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि जो 3 नवंबर को इलेक्शन होना है, जो वोट डालने हैं, उसका पस मंज़र क्या है, उसकी थोड़ी सी डिटेल बता दें। और फिर जो 14 दिसंबर को
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए होना है, उसकी थोड़ी सी हमें डिटेल्स बता दें। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। देखें, अमरीकी दस्तूर के मुताबिक हर साल नवंबर में, पहली नवंबर के बाद जो मंगल का रोज़ होता है वो कानून के मुताबिक इलेक्शन डे होता है। इस रोज़ एक काउंसलर से लेके और अमरीकी सदर तक जितने भी लोग जिनकी के मुद्दत उस साल ख़त्म हो रही है, वो या तो अपने आप को इलेक्शन के लिए दोबारा आवाम के सामने लाते हैं, या अगर वो रन नहीं कर रहा होता तो उसकी सीट के लिए जो लोग उम्मीदवार होते हैं वो नवंबर में इस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अमरीकी सदर का इलेक्शन हर 4 साल बाद मुनक्किद होता है। इस साल ये इलेक्शन डे जो है वो 3 नवंबर को होगा, और 3 नवंबर को जो लोग भी मुंतखब होंगे वो आने वाले नए साल में जनवरी में अपने अपने ऑफिस का चार्ज संभालेंगे। 3 नवंबर को इलेक्शन के बाद 20 जनवरी को अमरीकी सदर का इनाग्रेशन डे है, वो भी कानून के हिसाब से तारीख़ तय है। इलेक्शन डे से लेके और 20 जनवरी की जो ट्रांजिशन डेट है, इस दौरान कामयाब होने वाला अमरीकी सदर अपनी कैबिनेट मुंतखब करता है, और वो कैबिनेट के जितने लोग होते हैं उनको कांग्रेस के सामने पेश होना होता है। वो कांग्रेस की मंजूरी के बग़ैर कैबिनेट का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तो जब इस दौरान प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट को मुंतखब करता है, अपनी कैबिनेट को लोगों को चूज़ करता है, तो वो उस प्रोसेस में से गुज़रते हैं जहां उन्हें अवाम के नुमाइंदों के सामने पेश होकर उनके सारे सवालों का जवाब देना होता है। फिर जब वो अप्रूव करते हैं तो वो सदर की काबीना में अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकता है। तो 2 तारीख़ें इम्पॉर्टेंट हैं। 3 नवंबर को इलेक्शन होगा, और जो भी कामयाब उम्मीदवार होगा वो 20 जनवरी को दोबारा अपनी नई मुद्दत के लिए हल्फ उठाएगा। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे तरीके से डिटेल से हमें बताया। अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन आपसे है वो ये है कि इस वक्त हम समझ रहे थे कोविड से पहले जिस तरह से ट्रंप की जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उन्होंने जो क्या कहते हैं, जो जॉब्स का रेट था, जो अनएम्प्लॉयमेंट था, उसको उन्होंने काफ़ी गैप को ख़त्म किया था उसकी वजह से, और वैसे एक वेव थी कि शायद दोबारा आसानी से सदर मंतखब हो जाएंगे। आप इसके मतलब क्या कहते हैं कि सदर ट्रंप की आफ्टर ट्रंप ये क्या कहते हैं कोविड हैंडलिंग कैसा उनका है, कि क्या वो दोबारा आसानी से जीत पाएंगे, और जो बाइडेन की करंट क्या पोजीशन है इस वक्त के हालात में, तज्ज़िये क्या कहते हैं, और जो वहाँ पे पाकिस्तानी हैं और जो साउथ एशियन हैं उनकी नज़र में क्या आप देख रहे हैं कि ट्रंप की तरफ पलड़ा भारी है ट्रंप का, या कि जो बाइडेन का पलड़ा भारी है? इमरान भाई, आपको शायद याद होगा कि 2016 के इलेक्शन में उस वक्त हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप की जो कांटेदार रेस थी, उसके ऊपर आपने और मैंने इसका बहुत ही इलेक्शन का बहुत तज्ज़िया किया था, और मैंने एक बहुत ही तफसीली एनालिसिस लिख के आपको भेजा था, जो शायद आपने अपनी मीडिया बाइट वेबसाइट पर पब्लिश भी किया था। उस टाइम से लेके आज तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिससे मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से सबक ये सीखा है कि अमरीकी सदारती इलेक्शन में पेशिन गोई कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन इस फील्ड के जो पंडित्स और गुरु थे उन सब की पेशिन गोइयाँ भी 2016 के इलेक्शन में नाकाम हो गई थी। तो जहाँ तक पेशिन गोई का ताल्लुक़ है वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा।
لیکن اپنے ارد گرد جو حالات دیکھتا ہوں اس کے اوپر میں اپنا اظہار خیال آپ کو بتاتا رہوں گا اس الیکشن کے متعلق. تو جہاں تک بات ہے کہ یہ مقابلہ کیسا جا رہا ہے، ایک امریکی صدر کے الیکشن میں بہت سارے مختلف محرکات کام کرتے ہیں، اور ان کا جب مرکب بنتا ہے تو وہ آپ کو رزلٹ دیتا ہے کہ کون الیکٹ ہوگا اور کون نہیں. اور ان محرکات کے اوپر تفصیلاً گفتگو آپ کے کسی بعد والے پروگرام میں ہم کر لیں گے. لیکن اس وقت یہ ہے کہ دونوں طرف سے بہت زیادہ ٹف مقابلے کی توقع ہے. اس کی ڈیٹیل جیسا کہ میں نے کہا بہت سارے محرکات ہیں، اور ان کو اگر ہم علیحدہ علیحدہ ڈسکس کریں گے تو شاید آپ کے سننے والوں کو زیادہ اس کے متعلق پتہ چل سکے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ایک قدرتی طور پر ایک برتری حاصل ہوتی ہے. اس نے 4 سال گزارے ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو ان 4 سالوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو بائیڈن ہیں جو 8 سال نائب صدر رہے ہیں امریکہ کے، اور اس لحاظ سے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ جو انکمبنٹ برتری ہے وہ کوئی زیادہ ویلیو نہیں رکھتی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ووٹرز جو ہیں وہ کیسے ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں. امریکہ پہلے ہی سیاسی طور پر بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ کنٹری ہے. یہاں پر جو ایک زمانے میں ریپبلکن تھے وہ ابھی ڈیموکریٹ کنورٹ ہو رہے ہیں، اور جو ریاستیں کبھی ڈیموکریٹ سمجھی جاتی تھیں وہ تھوڑا ریپبلکن کی طرف لین کرتی نظر آ رہی ہیں. تو یہ سارے محرکات ہیں جن کو علیحدہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جہاں تک ساؤتھ ایشینز کے ووٹ کا تعلق ہے، آپ نے اس کا بھی سوال پوچھا تھا، تو وہ جو بائیڈن کے ساتھ جو کمالا ہارس ہیں ان کی والدہ ایک انڈین خاتون تھیں جو امریکہ آئیں، اور انہوں نے ایک ویسٹ انڈین شخص سے شادی کی، اور کمالا ہارس بائی ریشل ان کی بچی ہیں، اور وہ کیلیفورنیا میں اٹارنی جنرل رہی ہیں. اور وہاں پر جو ٹیک انڈسٹری ہے جس میں کہ ساؤتھ ایشینز بہت زیادہ ہیں، جس کو آپ سلیکان ویلی کہتے ہیں، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا کمالا ہارس کو اٹارنی جنرل منتخب کرنے اور بعد میں پھر یو ایس سینیٹر منتخب کرنے میں. تو یہ بہت دلچسپ چیز ہوگی دیکھنے والی کہ کیسے ساؤتھ ایشینز جو ہیں وہ کمالا ہارس کی وجہ سے جو بائیڈن کے پلڑے میں آتے ہیں. تو اس پر کچھ بھی میں نے تو کہا ہے، میں نے توبہ کر لی ہے قیاس آرائی سے. میں کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا. آپ کے سوال کا جواب میں اپنے ارد گرد جیسے چیزیں دیکھتا ہوں اس کے حساب سے دوں گا. تو امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پھر ہم ان سارے محرکات پر ایک تفصیلاً گفتگو کریں گے. بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے خیالات کا. آج ناظرین میڈیا بائٹس ود عمران ملک کے ساتھ اتنا ہی. ہم نے آج آپ کو امریکن الیکشن کے متعلق پروگرام کیا، اس کے بارے میں کچھ کویسچنز کے آنسر لیے ہیں زبیر عالم صاحب سے امریکہ سے. لازم ہم اس کا دوسرا شو انشاءاللہ بہت جلد کریں گے نیکسٹ ویک میں، اور آپ کو اپ ڈیٹس دیں گے کہ اگلے ایک ہفتے میں امریکن الیکشن کے متعلق ڈیولپمنٹس کیا ہوئی ہیں. عمران ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.